जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी रुला देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी का दिल दहल जाएगा। दोस्तों, हमारे प्राणों से प्रिय लड्डू गोपाल की सेवा हम बड़े ही प्रेम से करते हैं। हमारे बाल गोपाल को जरा भी तकलीफ ना हो, इस बात का हम विशेष ध्यान रखते हैं। पर हमारे प्राणों से प्रिय हमारे लड्डू गोपाल के साथ कोई अगर इतना बुरा व्यवहार करे, यदि हमारे लड्डू गोपाल को इतना दुख पहुंचाए, इतनी तकलीफ पहुंचाए, तो क्या कोई भक्त बर्दाश्त कर सकता है? इसे सोचकर ही हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारा दिल जोरों से धड़क उठता है। हम अपने बाल गोपाल के साथ इतना बुरा व्यवहार सहन ही नहीं कर सकते हैं। दुनिया में वो कौन से लोग होंगे जिन्हें भगवान से डर नहीं लगता है, जो भगवान की उपस्थिति को नहीं समझते हैं। वो क्यों नहीं समझते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल, हमारे बाल गोपाल साक्षात श्री नारायण श्री कृष्ण के स्वरूप है। क्या हमारे लड्डू गोपाल के साथ इतना बुरा करने में उनके हाथ नहीं कांपते? क्या ऐसे लोगों को भगवान से डर नहीं लगता? और क्या सच में हमारे लड्डू गोपाल इतने दयालु हैं कि वो ऐसे लोगों को माफ कर देते हैं? क्या ऐसे लोगों को कोई सजा नहीं मिलती है? आज की इस सत्य घटना को सुनकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, यह घटना आपके हृदय को स्पर्श करेगी। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है बिहार में रहने वाली रचना जी ने। रचना जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरा एक देवर है। क्योंकि हमारे बिहार में शादियाँ बहुत ही कम उम्र में हो जाती है, मेरी शादी भी बहुत कम उम्र में हो गई। जब मेरी शादी हुई थी उस समय मेरा देवर बहुत छोटा था और वो स्कूल में पढ़ता था, पर अब वह कक्षा 12वीं में पढ़ता है। जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने 10वीं की परीक्षा दी थी और मेरे हस्बैंड भी उस समय पढ़ाई करते थे। पर अब मेरे हस्बैंड ने गांव के ही बाजार में एक छोटी सी दुकान खोली है, जिसमें वो मोबाइल कवर, मोबाइल फोन के चार्जर, मोबाइल फोन के स्टिकर, ग्लास, मोबाइल रिचार्ज जैसी छोटी छोटी चीजें बेचते हैं। सासू माँ के 2 बेटे हैं, उनकी कोई बेटी नहीं है। जब मैं शादी के बाद अपने ससुराल गई तो मुझे मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ के रूप में मेरी दूसरी माँ मिल गई। वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। बिल्कुल वैसा ही प्यार मुझे ससुराल में भी मिलने लगा जैसा मेरी माँ मेरे मायके में किया करती थी। मेरी सासू माँ मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती थी। रचना जी आगे कहती है कि मेरे ससुराल में सभी बहुत अच्छे हैं, मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई थी। मेरे ससुराल में सभी बस एक ही चीज से परेशान थे और वो थे मेरे ससुर जी। मेरे ससुर जी बहुत ज्यादा शराब पीते थे। शराब के नशे में वो घर पर लड़ाई झगड़ा करते थे। वो हमेशा मेरी सासू माँ को परेशान करते थे। शादी के कुछ दिनों के बाद ही मुझे मेरे ससुर जी के व्यवहार के बारे में पता चल गया। जब वो घर पर शराब पीकर आने लगे, मेरी सासू माँ से लड़ाई झगड़ा करने लगे, मेरी सासू माँ से शराब के लिए पैसे मांगने लगे। मेरी सासू माँ बहुत रोती थी, बहुत परेशान रहती थी और उन्हें इस तरह से परेशान देखकर मुझे भी बहुत दुख होता था। पर मेरी नई शादी हुई थी, इस वजह से मैं कभी अपने सासू माँ से कुछ न पूछ सकी। पर एक दिन मैंने हिम्मत करके मेरी सासू माँ से बात की और उस दिन उन्होंने मुझे रोते रोते अपने जीवन की पूरी बात बताई थी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे ससुर जी कभी भी कोई काम नहीं किए। जब मेरी सासू माँ की शादी हुई थी और वो अपने ससुराल आई थी, तब भी मेरे ससुर जी कोई काम नहीं करते थे। मेरी सासू माँ का और उनके दोनों बच्चों का पूरा खर्च उनके ससुर जी और सासू माँ ने ही उठाया है। मेरे ससुर जी हमेशा गलत आदतों से घिरे रहे हैं। शराब पीना, जुआ खेलना, शराब पीकर घर पे मारपीट करना, घर के सामान का तोड़ फोड़ करना, घर पर लड़ाई झगड़ा करना मेरे ससुर जी का हमेशा से आदत रहा है। मेरी सासू माँ ने मुझे बताया कि जब उनके ससुर जी और सासू माँ की मृत्यु हो गई, तब मेरी सासू माँ बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। 2 बच्चों का भार मेरी सासू माँ पर आ गया था। ना कोई काम था, ना ही कोई व्यापार था, खेती बाड़ी से ही उनकी जीविका। अब मेरी सासू माँ ने खुद ही खेती बाड़ी की जिम्मेदारी ली, अपने दोनों बच्चों के साथ मेहनत मजदूरी करने लगी और धीरे धीरे जब मेरे हस्बैंड भी थोड़े बड़े हो गए तब उनकी हालात में सुधार हुआ। इतने वर्ष हो गए, दोनों बच्चे बड़े हो गए, पर मेरे ससुर जी के व्यवहार में जरा भी बदलाव नहीं आया। उन्होंने अपनी आदतें नहीं छोड़ी और मेरे सासू माँ के जीवन का पूरा संघर्ष सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं तो अपने ससुर जी से
कभी भी डर से बात ही नहीं करती थी। वो जब भी नशा करके शराब पीकर घर आते थे तो मैं डर से अपने कमरे में चली जाती थी। मेरी शादी के 2 साल के बाद जब मेरे हस्बैंड की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी तब वो बाहर काम करने के लिए जाने का सोचने लगी। तभी मेरी सासू माँ ने उन्हें बाहर जाने से रोका और हमारे गांव के पास वाले बाजार में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और उसी में कुछ पूंजी लगाकर मेरे हस्बैंड ने दुकान खोल ली। रचना जी कहती है कि यह घटना आज से 4 साल पहले की है। जन्माष्टमी से कुछ दिनों पहले मैं अपने सासू माँ के साथ बाजार गई थी। मेरी सासू माँ छठ किया करती है जिसमें बड़े बड़े पीतलों के बर्तन की आवश्यकता होती है। वैसे तो हमारे घर पर सारे बर्तन थे पर मेरे सासू माँ को एक छोटी सी पीतल की हांडी चाहिए थी। कुछ पैसे मेरे सासू माँ के पास थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि चलो आज बाजार जाकर छोटी सी हांडी खरीद लाते हैं। और वही हांडी खरीदने के लिए मैं और मेरी सासू माँ एक कासा पीतल की बर्तन की दुकान पर गए जहाँ छोटे छोटे सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल और श्री जी रखे हुए थे। कुछ महिलाएं वहाँ लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को खरीद रही थी। मेरी सासू माँ भी पीतल की हांडियाँ देख रही थी। मैं उन महिलाओं को लड्डू गोपाल के श्री विग्रह लेते हुए देख रही थी। 2 महिलाओं ने लड्डू गोपाल को लिया भी और कह रही थी कि अब हमें लड्डू गोपाल के पोशाक, श्रृंगार की बाकी चीजें खरीदनी है। मैंने उनसे पूछा कि आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा करेंगी ना? तब वो मुझसे कहने लगी कि हाँ, जन्माष्टमी के दिन हम लड्डू गोपाल को अपने घर विराजित करेंगे और उसके बाद हम घर पे लड्डू गोपाल की नित्य सेवा करेंगे। रचना जी कहती है कि मेरी सासू माँ वही खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही थी। मेरे मायके में मैंने कभी भी किसी को लड्डू गोपाल की सेवा करते नहीं देखा है, इसलिए मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। मैंने उनसे पूछ लिया कि नित्य सेवा मतलब क्या? आप लड्डू गोपाल की पूजा प्रतिदिन करेंगी? तभी वो महिला मुझसे कहती है कि पूजा नहीं, सेवा, लड्डू गोपाल की सेवा प्रतिदिन करनी होती है। मुझे उनकी बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तभी मेरी सासू माँ कहती है कि तुम्हें क्या करना है बहू, तुम्हें लड्डू गोपाल हमारे साथ घर लेकर जाना है क्या? मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि नहीं नहीं माँ जी, मुझे तो लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी पता नहीं है, बस मुझे यह देखने में बहुत प्यारे लगे इसलिए मैंने पूछ लिया। तभी मेरी सासू माँ कहती है कि तुम्हें पता है बहू, मैं बहुत समय से लड्डू गोपाल को अपने साथ घर ले जाने का सोच रही थी। तुम्हें भले इनकी सेवा के बारे में कुछ भी ना पता हो पर मुझे इनकी सेवा के बारे में सब कुछ पता है। पर मैंने ये सोच लिया था कि जब मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी और मैं अपने सारे काम से निवृत्त हो जाऊंगी तब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। पर चलो, अगर लड्डू गोपाल इस तरह से अचानक हमारे सामने आ ही गए हैं, मतलब वो भी अब हमारे साथ हमारे घर जाना चाहते हैं। शायद मुझे याद दिला रहे हैं कि अब तो तुम्हारी बेटे की शादी भी हो गई है, अब तुम्हारी इतनी प्यारी बहू भी आ गई है, मुझे कब अपने घर लेकर जाओगी? यह कहकर मेरी सासू माँ मुस्काने लगती है। हम इतने दिनों तक इस तरह से लड्डू गोपाल को घर पर नहीं रख सकते हैं, इसलिए मेरी सासू माँ अगले ही दिन पंडित जी को बुलाकर धूमधाम से लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कराई और उन्हें हमारे घर पर विराजित किया। रचना जी दुखी होकर हमसे कहती है कि मैं क्या कहूँ, लड्डू गोपाल के हमारे घर आने से मेरे हस्बैंड, मेरे देवर जी, मेरी सासू माँ, मैं सभी बहुत खुश थे। पर मेरे ससुर जी ने उस दिन हमारे घर पर बहुत बवाल किया था। उस दिन शाम को मेरे ससुर जी मेरी सासू माँ से पैसे मांगने लगे। मेरी सासू माँ ने उन्हें साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब मेरे ससुर जी मेरी सासू माँ से लड़ाई करने लगे। उनसे कहने लगे कि बर्तन खरीदने के लिए या मूर्ति खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, पूजा पाठ करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, और जब मैं 1000 रुपए मांग रहा हूँ तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मेरे ससुर जी पैसे शराब पीने के लिए मांगते थे, जुआ खेलने के लिए मांगते थे। इस वजह से हमारे घर में हमेशा लड़ाइयाँ होती थी। जब मेरी सासू माँ देने से मना कर देती थी तब वह गाली गलौज भी करते थे, चीखते चिल्लाते भी थे। फिर मेरे हस्बैंड ने बात खत्म करने के लिए मेरे ससुर जी को 500 रुपए दे दिए। मेरे ससुर जी शांत हो गए। पैसे लेकर दोबारा अपने दोस्तों के साथ बाहर शराब पीने चले गए। उस रात वो घर वापस नहीं आए थे, पर अब तो मुझे हमेशा ये सब देखने की आदत हो चुकी थी। रचना जी कहती हैं कि उस दिन के बाद मेरी सासू माँ हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही प्यार से करने लगी। कुछ दिनों के बाद जन्माष्टमी का त्योहार आया, जिसको हमने बहुत ही धूमधाम से मनाया था।
लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए 7 महीने हो चुके थे। इस बीच लड्डू गोपाल की कृपा से मैं गर्भवती हुई। हमारे परिवार में सभी बहुत खुश थे, पर इसी बीच हमारे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसे हमने कभी सोचा भी नहीं था। यह घटना आज से लगभग 3 साल पहले की है। हमारे रिश्तेदार के घर शादी थी। क्योंकि मैं गर्भवती थी, ऐसी अवस्था में मैं शादी में नहीं जा सकती, इसलिए मेरी सासू माँ ने मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी से कहा कि तुम दोनों शादी में चले जाओ, और फिर वो दोनों शादी में चले गए। अब घर पर मैं, मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी थे, और उसी शाम मेरे ससुर जी शराब की नशे में मेरी सासू माँ से लड़ाई करने लगे। मेरी सासू माँ से पैसे मांगने लगे। मेरी सासू माँ ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिस वजह से वो गाली गलौज करने लगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी घर पर नहीं थे, जिस वजह से मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं और मेरी सासू माँ रात का खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मेरे ससुर जी नशे की हालत में बरामदे में ही लेटे रहे और बड़बड़ाते जा रहे थे। आने वाली सुबह हमारे लिए इतनी भयानक होगी, यह हम में से कोई सोचा भी नहीं था। मेरी सासू माँ सुबह 4 बजे उठ जाया करती थी। क्योंकि मैं गर्भवती थी, इसलिए मेरी सासू माँ मुझे ज्यादा काम करने नहीं देती थी। वो सुबह सुबह उठकर घर के सारे काम करती थी, खुद नहाकर लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। प्रत्येक दिन की तरह उस दिन भी मेरी सासू माँ घर के काम खत्म करके खुद स्नान करके गोपाल जी को जगाने के लिए हमारे घर के मंदिर में चली गई। पर जब वह मंदिर में गई तब क्या देखती है, लड्डू गोपाल तो अपने बेड पर थे ही नहीं। मेरी सासू माँ तुरंत रोते हुए दौड़ी दौड़ी मेरे कमरे में चली आती है और मुझे जगाती है। मैं अपनी सासू माँ को इस तरह से रोते देखकर डर जाती हूँ। फिर वह मुझे बताती है कि हमारे लड्डू गोपाल अपने बेड पर नहीं है। मैं और मेरी सासू माँ दोनों मिलकर मंदिर का कोना कोना छान मारते हैं, पर हमें हमारे लड्डू गोपाल कहीं नहीं मिले। हमारे लड्डू गोपाल बड़े साइज के 5 नंबर के थे। इतने बड़े लड्डू गोपाल को चूहा भी खींचकर नहीं ले जा सकता है, और हमारे लड्डू गोपाल तो मच्छरदानी के अंदर थे जिसमें जिप लगी हुई थी। फिर वहाँ से वो अपने आप कैसे गायब हो सकते थे, हम दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हम दोनों बस लगातार अपने पूरे घर में लड्डू गोपाल को ढूंढे जा रहे थे। मेरी सासू माँ की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। लड्डू गोपाल को सुबह 5 बजे से ढूंढते ढूंढते रात के 10 बज गए थे। अभी भी हमें हमारे लड्डू गोपाल नहीं मिले। थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी भी घर वापस आ जाते हैं। उन्हें भी जब पूरी बात का पता चलता है तो वो भी चौंक जाते हैं। दोपहर के 12 बज चुके थे। अभी तक हम में से किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। हम सभी लड्डू गोपाल को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए और थक कर बैठ गए। पर मेरे ससुर जी अभी भी नशे की हालत में सो रहे थे। वो अभी भी अपनी नींद से जागे नहीं थे। मेरे हस्बैंड जाकर मेरे ससुर जी को नींद से जगाते हैं। वो उठकर बैठते हैं। हम सभी लड्डू गोपाल के लिए परेशान हो रहे थे। मेरी सासू माँ रो रही थी। उन्होंने पूछा तक नहीं कि सब इतने परेशान क्यों हैं, क्यों रो रहे हैं। उठकर वो बाथरूम चले गए। बाथरूम से आने के बाद उन्होंने मेरी सासू माँ से नाश्ता मांगा। मेरी सासू माँ ने गुस्से में उनसे कह दिया कि आज नाश्ता नहीं बना है और ना ही खाना बनेगा, जिसे जो खाना है अपना अपना देख लो। पर यह तो बिल्कुल चमत्कार हो गया। मेरे ससुर जी बिना कुछ बोले घर से बाहर चले गए। फिर वो दिन भर घर वापस नहीं आए थे। शाम को जब वो घर वापस आए तब मेरे हस्बैंड ने उनसे लड्डू गोपाल के बारे में पूछा। उन्होंने झुंझलाकर चिल्लाते हुए कहा कि मुझे क्या पता, मैं पूजा पाठ करता हूँ क्या, मुझे क्या मतलब किसी मूर्ति से। हम लोगों ने कभी भी यह सोचा भी नहीं था कि इन सब के पीछे मेरे ससुर जी हो सकते हैं। ना ही हम कभी समझ पाए कि लड्डू गोपाल इस तरह से अचानक से हमारे घर से कैसे गायब हो गए। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए। हमारे लड्डू गोपाल का कहीं कोई अता पता नहीं था। मेरी सासू माँ अपने लड्डू गोपाल के बिना रो रो कर परेशान हो रही थी। ना ही ठीक से खाना खाती थी, ना ही किसी से बात करती थी। अपनी सासू माँ को इस हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने उन्हें बार बार समझाया कि आप परेशान मत होइए, हमें नहीं पता कि लड्डू गोपाल कहाँ चले गए, पर हम दूसरे लड्डू गोपाल को लेकर आएंगे। पर मेरी सासू माँ एक ही रट लगाई थी कि ऐसा नहीं होता है। क्या एक संतान की जगह कभी कोई दूसरा संतान ले सकता है या हो सकता है क्या? लड्डू गोपाल हमारी सेवा से प्रसन्न नहीं होंगे, वो हमसे सेवा लेना नहीं चाहते होंगे। हो ना हो हमसे ही कोई गलती हुई होगी, तभी हमारे लड्डू गोपाल इस तरह से अचानक से गायब हो गए। अब हम कभी भी दूसरे लड्डू गोपाल को अपने घर नहीं लाएंगे
अगर मेरे लड्डू गोपाल को वापस आना होगा, हमसे सेवा लेनी होगी, तो वह जरूर वापस आएंगे। ऐसे ही 1 सप्ताह 10 दिन बीत गए। मेरी सासू माँ ठीक से खाना पीना नहीं खा रही थी, जिस वजह से वो बहुत कमजोर हो गई थी। मेरे हस्बैंड दोपहर में दुकान से घर वापस आते समय मेरी सासू माँ के लिए कुछ फल और मिठाइयाँ लेकर आए, और जब मेरे हस्बैंड ने मेरी सासू माँ को फल और मिठाई दी तो उसे देखकर मेरी सासू माँ रोने लगी। वो कहने लगी कि मैं फल और मिठाई कैसे खा सकती हूँ, मेरे लड्डू गोपाल नहीं है। मैं हमेशा अपने लड्डू गोपाल को फल मिठाई का भोग लगाया करती थी, मैं उन्हें भोग लगाए बिना फल मिठाई नहीं खा सकती। हम सभी अपनी सासू माँ को बहुत समझाते हैं, उन्हें शांत करवाते हैं, और मेरी सासू माँ ऐसे ही लेटे लेटे सो जाती है। लगभग 1-1.5 घंटे के बाद दोपहर के 2:30-3 बजे मेरी सासू माँ की जोर से चिल्लाने की आवाज उनके कमरे से आती है। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर जी बरामदे में बैठकर टीवी देख रहे थे। हम सभी दौड़कर उनके कमरे में जाते हैं। तब मेरी सासू माँ बैठकर रोने लगती है। हम सभी उनके पास पहुंचकर उन्हें चुप करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है, आपने कोई सपना देखा है क्या? तभी मेरी सासू माँ जो बताती है उसे सुनकर हम सभी आश्चर्य हो जाते हैं। मेरी सासू माँ रोते हुए हमसे कहती है कि इतने दिनों के बाद आज मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे सपने में मुझे दर्शन दिए हैं। मैं तुरंत अपनी सासू माँ से पूछती हूँ कि मम्मी जी, आपने क्या देखा सपने में? कहाँ है हमारे लड्डू गोपाल? आपको कुछ बताया क्या उन्होंने? तभी मेरी सासू माँ रोते हुए हमसे कहती है कि मुझे नहीं पता बहू, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ कि ये मैं अपने सपने में क्या देखी हूँ। मेरे लड्डू गोपाल एक अंधेरे से कुएं में बैठे हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल को स्पष्ट नहीं देख पा रही थी, बस मैं अपने लड्डू गोपाल की आवाज सुन पा रही थी। बस मुझे आभास हो रहा था कि कोई छोटा सा बच्चा रोते हुए मुझसे कह रहा है, मैया, ओ मैया, मुझे यहाँ से बाहर निकालो ना मैया, मुझे आज तुम्हारे हाथों से फल और मिठाई का भोग लगाना है। यहाँ अंदर हूँ मैया, मैं यहाँ अंदर हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो ना, यहाँ बहुत अंधेरा है, मेरा दम घुटता है मैया। और इतना सुनते ही मेरी नींद खुल गई। मेरी सासू माँ मेरे हस्बैंड से कहती है कि मैं क्या करूँ बेटा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अंधेरा सा जगह कहाँ है, मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है? मेरे लड्डू गोपाल ने इस अवस्था में मुझे दर्शन क्यों दिए? सपने का क्या मतलब है? हम सभी अपनी सासू माँ को समझाते हैं। हम उनसे कहते हैं कि अभी अपने फल और मिठाई के बारे में इतनी सारी बातें कही हैं, लड्डू गोपाल के लिए इतना सब कुछ कहा है, तो हो ना हो आपके मन का वहम है। आप लड्डू गोपाल के बारे में इतना सोच रही हैं, इतना दुखी हैं, इसी वजह से आपको यह सपना आया होगा। यह कहकर हम अपनी सासू माँ को शांत करवाते हैं। अगले 2-3 दिनों के बाद मेरी सासू माँ के साथ यह घटना फिर से घटती है, और मेरी सासू माँ बीच बीच में इस तरह की सपने देखते रहती है। उन्हें यह महसूस होता है जैसे कोई छोटा सा बच्चा किसी अंधेरे से कुएं जैसी जगह से उन्हें आवाज लगा रहा है। वो बच्चा उनसे कह रहा है, मैया, मुझे यहाँ से बाहर निकालो ना मैया, मेरा दम घुट रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है, आप मुझे बाहर निकालो ना मैया। इस सपने से मेरी सासू माँ बहुत परेशान रहने लगी, पर हम सभी उन्हें समझा बुझाकर शांत कर देते हैं। हम सभी को यही लगता है कि मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल के बारे में ज्यादा सोच रही हैं। वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, और इसी वजह से बार बार उन्हें इस तरह के सपने आ रहे हैं। एक रात हमारे साथ एक और घटना घटी। मेरे ससुर जी शराब पीकर आए थे और घर आकर हमेशा की तरह मेरी सासू माँ से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ के बीच में कहा सुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि तभी मेरे ससुर जी नशे की हालत में जो कहते हैं उसे सुनकर हमारे होश उड़ जाते हैं। मेरे ससुर जी लड़ते हुए मेरी सासू माँ से कहते हैं कि देख लिया ना मैंने क्या किया है, जब मैं पैसे मांगता हूँ तब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते थे, और तुम्हारे पास बरोबर पूजा पाठ करने के लिए, पंडितों पर पैसे खर्च करने के लिए पैसे होते थे, और तो और तुमने एक मूर्ति भी रखी थी, ऊपर से बेवजह उस पर पैसे खर्च करती थी, कभी उसके लिए कपड़े लाती थी तो कभी फल मिठाई लाती थी। अब करो, अच्छे से करो तो पूजा। मैंने वह मूर्ति उठाकर टंकी में फेंक दिया है, अब अच्छा लग रहा है ना? तुम लोगों को बहुत पूजा पाठ कर कर दिखाती थी, और मेरे समय में तुम्हारे पास पैसे नहीं होते थे। मेरे ससुर जी के मुंह से यह बातें सुनकर हमारे पैरों तले की जमीन खिसक जाती है।
ये मेरे ससुर जी क्या कह रहे हैं? उन्हें लड्डू गोपाल को पानी के टंकी में फेंक दिया है। हम में से किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे ससुर जी बहुत नशे में थे। मेरे हस्बैंड फिर से उनसे पूछते हैं कि क्या कहा पापा आपने? आपने लड्डू गोपाल को कहाँ फेंका है? तभी मेरे ससुर जी झुंझलाकर चिल्लाते हुए कहते हैं कि एक बार में तुम लोग को सुनाई नहीं देता है क्या? टंकी में फेंक दिया है मैंने। बोल तो रहा हूँ ना, तेरी माँ बहुत भक्ति दिखाती थी, अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानती थी, मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं था। रचना जी कहती हैं कि दरअसल हमारे घर के आंगन में एक अंडरग्राउंड बहुत बड़ी टंकी बनी थी, जिसमें हमेशा पानी स्टोर करके हम रखते थे और पाइपलाइन के जरिए पूरे घर में पानी का सप्लाई होता था। टंकी बहुत ज्यादा गहरी और बड़ी थी। हम सभी यह बात समझ तो गए थे कि लड्डू गोपाल अपने आप गायब नहीं हो सकते हैं और मेरे ससुर जी ने आज नशे में जो कहा है वो बिल्कुल सच है। उस समय रात के 10:30 बज रहे थे। हम इतनी रात को वो टंकी खाली करें, उसके अंदर जाकर देखें, यह मुमकिन नहीं था। हम सुबह होने का इंतजार करने लगे। यकीन मानिए दोस्तों, वो रात हमारे लिए सबसे लंबी रात रही। हमारे मन में कहीं न कहीं एक उम्मीद जागी थी कि हो ना हो हमारे लड्डू गोपाल उसी टंकी में होंगे, और साथ ही साथ हमें इतना बुरा लग रहा था, हम अंदर से इतना घबरा रहे थे। मेरी सासू माँ रोए जा रही थी, बस ये सोच रही थी कि हमारे बाल गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल इतने पानी में डूब गए हैं। मेरे सासू माँ हमसे बार बार कह रही थी कि देख लिया ना, ये सब मेरा भ्रम नहीं था। मेरे लड्डू गोपाल कई दिनों से मेरे सपने में आकर मुझसे बता रहे थे कि मैं अंधेरे में हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और मैंने भी अपने लड्डू गोपाल को किसी अंधेरे गड्ढे में ही देखा था। सुबह के 5 बजते हैं। मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी मिलकर पाइप लगाकर पूरी टंकी को खाली करने लगते हैं। अगले 1-2 घंटे के बाद टंकी पूरी तरह से खाली हो जाती है। टंकी इतनी ज्यादा गहरी और बड़ी थी कि उसके अंदर जाकर हम देख पाते। हमारे पास कोई उतना बड़ा टॉर्च या रोशनी का कोई साधन नहीं था। मेरे हस्बैंड जी और देवर जी किसी में इतनी साहस नहीं हो रही थी कि वो उस गहरे टंकी के नीचे उतर सके। फिर हमने गांव के 2 लड़के को बुलाया। वो लोग सीढ़ी लगाकर टंकी के नीचे उतरे और फिर वहाँ से हमारे लड्डू गोपाल को अपने हाथों में लेकर बाहर आए। उनके हाथों में लड्डू गोपाल को देखकर हम सभी चौंक गए। हमें कहीं न कहीं विश्वास तो था कि हमारे लड्डू गोपाल हो ना हो उसी टंकी में होंगे, पर सामने से लड्डू गोपाल को इस तरह से टंकी के अंदर से निकलते देख हमारे पैरों तले की जमीन खिसक गई। हम सभी निशब्द थे। मेरी सासू माँ तुरंत उनके हाथ से लड्डू गोपाल को ले लेती है और अपने आंचल से लड्डू गोपाल को पोंछने लगती है। लंबे समय तक पानी के अंदर रहने की वजह से लड्डू गोपाल का पूरा शरीर अजीब सा हो गया था। मेरी सासू माँ तुरंत लड्डू गोपाल को लेकर हमारे पूजा घर में जाती है। हम सभी उनके पीछे पीछे जाते हैं और तुरंत मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को अच्छे से शक्कर और दही से स्नान करवाती है। लड्डू गोपाल को पोशाक पहनाती है और अपनी गोद में बिठाकर बाल गोपाल को मिठाई और फल का भोग लगाती है। उस दिन हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। हमारे लड्डू गोपाल फिर से हमारे घर वापस आ गए थे। ये हमारी सासू माँ का विश्वास ही था, उनकी भक्ति का ही असर था जो लड्डू गोपाल फिर से हमारे घर वापस आ गए। पर विधि का विधान देखिए, लड्डू गोपाल की लीला देखिए। वो कहते हैं ना, जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसे भुगतना ही पड़ता है। पिछले साल ठंडे में नवंबर के महीने में मेरे ससुर जी सुबह सुबह बाथरूम जाते हैं और वहीं चक्कर खाकर गिर जाते हैं। जल्दी जल्दी हम उन्हें उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पर उनके शरीर का पूरा एक साइड पैरालाइज हो चुका था। उनका एक हाथ एक पैर पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है। वो बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं। रचना जी कहती हैं कि मैं ये नहीं कह रही कि मेरे ससुर जी के साथ जो हुआ वो सही है। भगवान ऐसा कभी किसी के साथ ना करे, क्योंकि अब उनके साथ साथ हम सभी को भोगना पड़ रहा है। पर जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी सासू माँ की कोई गलती नहीं थी। अपने पति का ख्याल रखना, उन्हें नहलाना धुलाना, खाना खिलाना, दवाई देना, मेरे ससुर जी का हर एक काम मेरी सासू माँ ही करती है। ऐसा लगता है कि ये सजा मात्र मेरे ससुर जी को ही नहीं, मेरी सासू माँ को भी मिली है। पर इसमें मेरी सासू माँ की क्या गलती है?
इस उम्र में उन्हें इतना सब झेलना पड़ रहा है, उन्हें इतना काम करना पड़ रहा है, अपने पति की इतनी सेवा करनी पड़ रही है। मेरे ससुर जी के साथ साथ मेरी सासू माँ को भी इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। पर ऐसी परिस्थिति में भी मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा करना नहीं छोड़ी। मेरे ससुर जी के पूरे काम करने के बाद वो लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल वैसे ही प्यार से करती है जैसा कि पहले किया करती थी। लगभग 1 साल होने वाले हैं, मेरे ससुर जी की हालत में कोई सुधार नहीं है। वो अभी भी अपने बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं। रचना जी कहती हैं कि हम अपने लड्डू गोपाल, अपने ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे ससुर जी से जो भी गलती हुई है, उनसे जो भी पाप हुआ है, पर उन्हें क्षमा कर दे, उन्हें पहले जैसा स्वस्थ कर दे, जिससे कि मेरी सासू माँ को इतना दुख न झेलना पड़े। रचना जी साथ साथ यह भी कहती हैं कि मेरे ससुर जी से मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, पर मैं बस यह चाहती हूँ कि मेरी सासू माँ का बाकी का जीवन आराम से गुजरे, और यह तभी हो सकता है जब मेरे ससुर जी सही सलामत अपने पैरों पर चलने लगे, अपना काम खुद से करने लगे। रचना जी कहती हैं कि आप सभी हमारे लिए दुआ करना, मेरे घर में आज जो इतनी बड़ी विपत्ति आई है उससे हम बाहर निकल सके। लड्डू गोपाल हम पर अपनी कृपा करें। रचना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस अद्भुत चमत्कार को हमारे साथ शेयर किया, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, मैं इस घटना पर क्या कहूँ, मुझ में इतनी समझ तो नहीं है और ना मुझे कोई शब्द मिल रहा है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप सभी कृपया करके रचना जी की सासू माँ के लिए, उनके ससुर जी के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि इंसान मात्र से गलती हो जाती है। उन्हें हमारे ठाकुर जी ने, हमारे लड्डू गोपाल ने उनकी गलती की सजा तो दे ही दी है, पर अब रचना जी की सासू माँ जो झेल रही है, जो तकलीफ उठा रही है, उन्हें उनसे मुक्ति मिलनी चाहिए। आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूंगी कि आप सभी का इस घटना पर क्या मत है, आपके क्या विचार है, आप कमेंट में जरूर बताइए और मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय।